हेलो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसको करेंगे। ये रहा आपका फिजिक्स का 12th का बुक, पार्ट 1 है। ये देखिए, ये पार्ट 1 है इसका, और इसी की एक्सरसाइज हम एक एक करके करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपको क्लास में हम पढ़ाते जाएंगे टॉपिक्स, अकॉर्डिंगली हम इसकी एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। तो अभी तक हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, तो हम उसको कवर करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 1.1। 1 मतलब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ते हैं फिर उसको समझाएंगे। व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। दो चार्जेस हैं, दो चार्ज स्फीयर है। सपोज एक चार्ज स्फीयर ये है और दूसरा चार्ज स्फीयर ये है। ये दोनों आपस में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान के चलते हैं, ये 30 सेंटीमीटर है। एक चार्ज पे कितना, एक स्फीयर पे, पहले स्फीयर पे चार्ज दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। दूसरे पे कितना चार्ज है, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। अब इन दोनों के बीच आपको फोर्स निकालना है, ठीक। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, ये आपका Q1 हो गया, ठीक। अगर इसे Q2 मान लें तो ये Q2 हो गया, और ये आपका R हो गया, ठीक। अब हम सीधा कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है, कूलम्ब्स लॉ। लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारा, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R वेक्टर, ठीक। तो ये फोर्स जो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि चार्जेस सेम टाइप के हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स रिपल्सिव होगा, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के रिपल्सिव लिख देंगे, ठीक है। ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा। तो चलिए अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय Q2 बाय, सॉरी हम ये ले रहे, ठीक है। चलिए R स्क्वायर, R हमने यहाँ ऐसे लिखा ना, इस R को ऐसे चेंज कर देते हैं। मैग्नीट्यूड मैंने दिखा रखा है, इसके ऊपर आप वेक्टर साइन देंगे तो वेक्टर हो जाएगा। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप वैल्यू बैठाइए, मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी अलजेब्रा कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप कीजिएगा, मैं वैल्यू बैठा के लिखूंगा सीधा। ये मैंने सबका वैल्यू यहाँ लिख दिया। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 दिया है आपके पास कितना, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। और R दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेमी। 30 सेमी चूंकि ये CGS यूनिट में है, तो इसमें SI यूनिट में चेंज करते हैं, वो हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया, ठीक, 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास, अब इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आप करके देखिएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन आएगा। और ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव, दोनों चार्ज सेम है, रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्ज होते हैं, अट्रैक्ट करते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन लेते हो। क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। दो चार्ज स्फीयर्स हैं, उनका चार्ज दिया है और उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? ए में निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बी में क्या निकालना है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट वन। ठीक है, सेकेंड में निकालना है कि सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लगा। यहाँ उल्टा दे रखा है कि फर्स्ट पहले क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट पे सेकेंड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल, फर्स्ट पे कितना लग रहा है, सेकेंड आपको यहाँ क्वेश्चन निकालना है कि फर्स्ट की वजह से सेकेंड पे कितना लग रहा है। तो हम एक एक करके अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए क्या दिया है कि दो स्फीयर्स हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में था स्फीयर के बीच फोर्स निकालना था, यहाँ फोर्स दिया हुआ है, दिया है कि इस स्फीयर पे कितना फोर्स है, इस स्फीयर पे फोर्स नहीं, स्फीयर पे आपके पास चार्ज जो है 0.4 म्यू सी का मतलब माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम का मतलब होता है, इसको आप लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, सेकेंड स्फीयर पे कितना चार्ज है, इसमें है माइनस नेगेटिव चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इसकी जगह लिख सकते हैं -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ये चार्ज हो गया। दोनों के बीच का फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स किसका दिया है? फोर्स दिया है कि फर्स्ट चार्ज पे सेकेंड की इस वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है। फोर्स फर्स्ट चार्ज, इसको फर्स्ट कह रहे हैं, फर्स्ट ये चार्ज हो गया, सेकेंड चार्ज हो गया, चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज स्फीयर कर सकते हैं। फर्स्ट चार्ज तो फर्स्ट चार्ज स्फीयर, सेकेंड चार्ज में सेकेंड चार्ज ही लिखते हैं, चार्ज स्फीयर भी आप लिख सकते हैं। ये कितना दे रखा है, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ये हमारे पास गिवन है, इतना कुछ दिया हुआ है। अब हमें निकालना है क्या? ए, इसमें दो पार्ट है। पार्ट ए में निकालना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब अगर इसको हम आर माने, ठीक है, तो हमको ये आर निकालना है, ये आर निकालना है। ठीक है, तो आर निकालिए। आर के लिए हम वही कूलम्स लॉ यूज करेंगे, जस्ट थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे तो सर बस। ये हमने जो वैल्यू हमारे पास दिया है लिख दिया, एफ है वो 0.2 यहाँ लिख दिया, 0.2 न्यूटन है। 1/4 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। क्यूआर आपके पास यहाँ पे है 0.4 × 10⁻⁶ कूलम, मतलब 0.4 माइक्रोकूलम। Q2 है 0.8 10⁻⁶, मतलब कूलम कर देते हैं 0.8 माइक्रोकूलम। नेगेटिव साइन मैंने जानबूझ के छोड़ा है, आप चाहें तो नेगेटिव साइन यहाँ दे सकते हैं, बट नेगेटिव साइन हम सीधा यहाँ पे रिजल्ट में लिखेंगे कि क्योंकि दो अपोजिट चार्ज हैं तो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फोर्स हमारा जो है वो अट्रैक्टिव है, हम नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सिंपल इस आर स्क्वायर को यहाँ ले जाना है, इसको यहाँ ले आना है और सॉल्व कर देना है, और फिर आर स्क्वायर से आर निकाल लेना है, तो आपके पास ये आर निकल जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप कीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे। ये देखिए आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, सब सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिया। ये 1/4 का वैल्यू है, ये फर्स्ट चार्ज का वैल्यू है, सेकेंड चार्ज, और ये फोर्स यहाँ पे था, हमने रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, आर स्क्वायर को यहाँ लेके फोर्स हमारे यहाँ है। अब इसको सॉल्व करने पे आप सॉल्व करके देखिएगा ये नंबर आएगा 9 × 10⁻16 × 10⁻⁴ मीटर। ये आर स्क्वायर आया, आर इतना हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास
3 और 4 तो 12, क्या देगा 12 इंटू 10⁻²⁰ मीटर। और अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाह रहे हैं तो हो गया 12 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या था? सेकेंड पार्ट में था कि देखिए बी पार्ट में जो है इसका, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो बी है उसमें पूछ रहा है कि सेकेंड स्फीयर पर फर्स्ट स्फीयर की वजह से फोर्स कितना लगेगा। और दिया क्या था क्वेश्चन में इनिशियल कि फर्स्ट स्फीयर पे सेकेंड की वजह से फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। तो अगर आप सेकेंड स्फीयर में फर्स्ट की वजह से फोर्स निकालेंगे तब भी आपका वही आएगा, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। तो देखिए ये Q1 Q2 4πε0r², आप सब कुछ आपके पास है, चार्ज है, डिस्टेंस है, इसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो आपका वही आएगा जो आपका फर्स्ट स्फीयर, इसको लिख देते हैं दिस इक्वल टू 0.2 न्यूटन, यही आपका आया था। आप निकाल के भी कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो वही आएगा। और ये कैसा फोर्स है आपका? अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, कॉमन लॉजिक से आप निकाल सकते हैं, वैसे बैठा के वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, जो फोर्स फर्स्ट पे लग रहा है सेकंड की वजह से, सेम फोर्स आपका सेकंड पे लगेगा फर्स्ट की वजह से। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए 1.1 1.2। अब हम 1.3 पे मूव करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है? चेक द रेशियो K²/GMEMP, जहाँ K क्या है आपका 1/4πε जो कांस्टेंट था कूलम्ब्स लॉ में, G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP है मास ऑफ प्रोटॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज डायमेंशनलेस। आपको ये शो करना है, चेक करना है कि ये जो रेशियो है वो डायमेंशनलेस है। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, कि फिजिकल कांस्टेंट्स का टेबल से आप वैल्यू निकाल लीजिए सारे पैरामीटर्स का, और इसका जो रेशियो है इसका वैल्यू निकालिए। सबसे लास्ट पार्ट इसका है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हम एक एक करके करते हैं। पहले तो इस रेशियो को ये दिखाना है कि डायमेंशनलेस है या नहीं। ये रेशियो हमारे पास है Ke²/GMEMP, ये गिवन है। ठीक है, अब आप इसमें हर एक क्वांटिटी को आप जानते हैं कि क्या है। तो एक तरीका है कि सब का डायमेंशन लिखिए और फाइनल निकालिए कि डायमेंशनलेस है। दूसरा तरीका है कि पहले इसको समझिए ये आया कहाँ से है। ठीक है, किस चीज़ का रेशियो है वो आप समझ जाएंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये डायमेंशनलेस है, और फिर वैल्यू बैठा के निकालना है। तो हम पहला काम करते हैं थोड़ा लंबा वाला, कि सब का डायमेंशन हम यूज़ करके और इसका रेशियो का डायमेंशनलेस होना दिखाते हैं। जब फिर क्वेश्चन इसका वैल्यू निकालेंगे। और थर्ड पार्ट में जब पूछा है व्हाट द रेशियो सिग्निफाई, वहाँ पे हम इसको, इसके ओरिजिन को निकालेंगे कि किस किस चीज़ का रेशियो और क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम पहले सबका डायमेंशन लिखते हैं। देखिए ये थोड़ा रिग्रेस तरीका है, हम जो सिंपल लॉजिक आगे बताएंगे उससे आप और आसानी से इसको शो कर सकते हैं कि रेशियो आपका डायमेंशनलेस है। बट इसको भी सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीख जाएंगे तो आपको अच्छा है। चलिए, ये पहला कांस्टेंट जो रेशियो में निकालना है उसमें एक के है। के का वैल्यू क्या है 1/4πε0। ये जो कांस्टेंट है हमारा कूलम्ब्स लॉ में आता है। इसका यूनिट आपको पता ही रहता है, यूनिट तो आपको याद करना ही है सबका, N न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट कैसे याद होगा? तो फॉर्मूला अगर याद है तो आप यूनिट याद रख सकते हैं। ठीक है, सब आपस में रिलेटेड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है यूनिट याद रख सकते हैं, अगर यूनिट याद है फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यूनिट याद है डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ कम से कम आपको याद रखना है। तो ये आपका याद है। अब देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन फोर्स का यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशन लिखिए mLT-2। मीटर डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन L2 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। और C आपका कूलम है, C ठीक है। कूलम क्या होगा आपका फंडामेंटल यूनिट रहेगा वहाँ पे करंट, एम्पियर। ठीक है, करंट का यूनिट।
अब कूलम एम्पियर क्या होता है, चार्ज करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, मैंने एम्पियर इंटू टाइम। तो मैंने कूलम का निकाल लिया, एम्पियर का ए और इसका टाइम के लिए टी, और पावर -2 है तो -2 कर दिया। तो हमारे पास इस के का जो डायमेंशन आया वो आया mL³10⁻⁴ A-2। ई स्क्वायर देखिए, ई स्क्वायर आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम स्क्वायर। कूलम का अगेन जो हमने यहाँ निकाला था ए टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये डायमेंशन हो गया ई स्क्वायर का। जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो अब यहाँ से, और ये भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यूनिट अगर आपको याद नहीं, फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। इसका और इसका दोनों सेम सिमिलर काइंड ऑफ लॉ है, चाहे कूलम्स लॉ हो चाहे ग्रेविटेशनल लॉ हो, तो वहाँ से आप इसको यूनिट को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या किया, न्यूटन फोर्स का है तो फोर्स का लगा दिया डायमेंशन, एम मीटर लेंथ का हो गया डायमेंशन, के जी मास का हो गया डायमेंशन। तो फाइनली हमारे पास डायमेंशन क्या है जी का, एम इनवर्स -1 L³T-2। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि जी का डायमेंशन क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको निकालना आता है तो निकाल सकते हैं, याद है तो अच्छी बात है। मास है एम ई, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास का यूनिट केजी होगा तो मास डायमेंशन एम हो गया। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है तो केजी हो गया मास का एम। अब इन सब को उस रेशियो में बैठा दीजिए और देख लीजिए कि कोई भी डायमेंशन आपका नहीं बचता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायमेंशन में बैठा दिया है, के का के जगह के का वैल्यू बैठा दिया, के ई जी एम ई एम पी। अब यहाँ से कैंसिल करना शुरू कीजिए आप, ये कट गया, T-4 है यहाँ पे, 2 जाएगा तो -2 होगा, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, मतलब ये ऊपर गया तो +2 हो गया, T+2 T4 हो गया, तो T4 और ये T4 ये कैंसिल हो गया। मास का देखिए, ये मास m इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ m स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया। L³ यहाँ पे है, L³ यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कांस्टेंट, मतलब डायमेंशनलेस। यही तो प्रूफ करना था ना हमें, ये डायमेंशन लेस हो गया। ये रिग्रेसली पॉइंट बाय पॉइंट करके हमने सबका डायमेंशन निकाल के किया है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में हम इसका आसान तरीका बताएंगे कैसे इसको डायमेंशन लेस दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, डायमेंशनल जो आपका फिजिकल कांस्टेंट का टेबल है उससे इसकी वैल्यू देखिए और फिर वैल्यू निकालिए। मैं आपको वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर आप निकाल के मुझे बताइए। ये मैंने सबका वैल्यू लिख दिया। के का वैल्यू है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, उसका वैल्यू है 6.66 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 के जी। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻27 के जी। अब इस वैल्यू को इस रेशियो में जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यू है प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल लेंगे वैल्यू क्या है। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, देखिए ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद अब करके देखिएगा, अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास जो आ रहा है ये 2.27 × 10⁻39 ये नंबर आ रहा है। ये नंबर आएगा, सारे यूनिट कट जाएंगे क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं होगा, एक नंबर है ये 2.27। आप देखिएगा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में, इसमें अगर आप जैसे यहाँ पे 2-3 डिजिट और लेते हैं 1.6 9.1 के बाद 6.67 आता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ का डिफरेंस आ सकता है, बट ऑर्डर यही रहेगा 10.39। 2 भी रहेगा, 2.3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, वो उसमें उतना डिफरेंस अगर कैलकुलेशन में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू आपने कैसे लिया है, कैसे कैलकुलेट किया है, कितना डिजिट तक लिया है उसके अकॉर्डिंग, बट 2 तो रहेगा ही। 2.3 फिर अप्रॉक्सीमेटली क्या है 2.3 हो सकता है, आपका 2.4 आ जाए, तो दैट प्रोबेबिलिटी इज देयर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे कि इसका वैल्यू, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। हाँ बेसिकली आप 2.79 से बेहतर
मैंने फिर से कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेटर यूज़ करके अब करेंगे। तो अगर सारे डिजिट लेते हुए तो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा कैलकुलेट वैल्यू 2.39 आएगा, ठीक है, मतलब 2.4 कह सकते हैं उसको। तो इसको हम अप्रॉक्स करते हैं 2.4 इंटू 10⁻39। ये जस्ट नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है इस रेशियो का, कोई यूनिट है कोई डायमेंशन है, तो दिस इज जस्ट प्योरली नंबर। अब ये पार्ट तो हमने कर लिया, दो पार्ट हमने कर लिए कि इसका दिखाया था डायमेंशनल एनालिसिस से कि ये रेशियो डायमेंशनलेस है, और सेकेंड पॉइंट हमने इसके वैल्यू पुट करके सारे टर्म का वैल्यू रख के सारे फिजिकल क्वांटिटी का जो कांस्टेंट फैक्टर्स है, जो वैल्यूज़ हैं, उनका वैल्यू रख के हमने ये कैलकुलेट किया कि ये रेशियो इतना आता है। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि ये सिग्निफाई क्या करता है, ये रेशियो किस चीज़ को बताता है। अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, तो हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वंस अगेन। देखिए, इस रेशियो को आप ध्यान से देखिए और दो बातों को याद कीजिए, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो जब कूलम्ब्स लॉ में फोर्स आप निकालते हैं तो तुम्हारा इस तरह का एक्सप्रेशन आता था Fc, अगर C फॉर कूलम्ब्स लॉ लिख रहे हैं, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 Q1, अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन में है तो हो जाएगा E² बाय R², वेक्टर है तो अकॉर्डिंगली R वेक्टर हो गया। और इसी को हमने इस टर्म को K से इंडिकेट किया था, कांस्टेंट को, तो K लिखा था K² बाय R², वेक्टर है तो R, मैग्नीट्यूड लेंगे तो V वाला वेक्टर मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं हम इसका, मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा K² बाय R²। ये हो गया फोर्स किसके बीच, दो चार्ज आपस में R डिस्टेंस में है, तो उन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये हो गया, इसको लिखिए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब आ जाइए फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आप थोड़ा पुरानी चीज़ों को याद करें, 11th क्लास के सिलेबस में था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, जिसको हम लिखते हैं F न्यूटन्स, ठीक। ये क्या था G इंटू M, दो भी अगर हम दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन के बीच, दो इलेक्ट्रॉन अगर रखा गया है R डिस्टेंस पे, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीच का कूलम्ब फोर्स निकालना है। यहाँ अगर दो इलेक्ट्रॉन रखा जाए, या सॉरी दो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है, ME में MP है ना, मास ऑफ E है, मास ऑफ P है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के चार्ज सेम ही होंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है, प्रोटॉन का भी चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रखा गया है R डिस्टेंस पे। अब यहाँ वही दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच R डिस्टेंस है, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू मास निकालना है, मतलब ME है, ये MP है, यहाँ पे दोनों में इसका भी चार्ज E है, इसका चार्ज E है, ठीक है, प्लस E है माइनस E है, बट इसका माइनस E होगा, इसका प्लस E, बट हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और यहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स ही है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव है, और मास में तो ग्रेविटेशन का अट्रैक्टिव होता ही है, रिपल्सिव होता ही नहीं है। तो ये हो गया GME MP बटे R², अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो R यूनिट वेक्टर, और अगर स्केलर हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड में, इसको अंदर कर दीजिए, ठीक रहेगा, FP, ये हो गया आपका GME MP बाय R²। क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब R डिस्टेंस पे हो, तो उन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको, उस फोर्स को।
इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट करता है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच जो मास की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो इंडिकेट करता है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एफ एन आ रहा है, राइट हैंड साइड में क्या आ गया? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जी एम ई एम पी। बेसिकली आर स्क्वायर इसके नीचे आता है यहाँ पे, उसको ऊपर लेके देखिए ये तो कट गया, तो वही रेशियो आ गया जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, के स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी। तो ये क्या है बेसिकली? दिस रेशियो इज द रेशियो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स kept at r distance apart having this amount of coulombic force and this amount of gravitational force। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि कूलम्ब फोर्स का रेशियो, कूलम्ब फोर्स और न्यूटन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है किसके लिए? दो नॉट दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की बात कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एम ई एम पी ए के बीच का। तो अब यहाँ से आप देखिए, अब डायरेक्ट आप जो पहला क्वेश्चन हम लोग उतना मेहनत करके सॉल्व किए, उतना एक एक करके डायमेंशन निकाले, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं कि डायमेंशन लेस है। ये के स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी। अब यहाँ देखिए ये रेशियो क्या है? बेसिकली दो फोर्स का रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा तो आपका डायमेंशन लेस होगा ही होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सिंस it is ratio of force same physical quantity therefore it is dimensionless। तो ये आपको वहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि डायमेंशनलेस होगा आपको। ठीक है, ये हो गया पहला जो हम कर चुके हैं, उसका अगेन दूसरे मेथड से कर दिया। अब हम सेकेंड पार्ट जो इसका किए थे उसको यूज़ करेंगे। इसमें हमने वैल्यू क्या लेके आए थे इसका? 2.4 इंटू 10⁻39। ठीक है, 2.39 आया था, हमने 2.4 ले लिया, 2.4 इंटू 10⁻39। अब ये क्या इंडिकेट करता है उसको हम लोग क्या सिग्निफाई करता है उसका डिस्कस करते हैं। एफ ई हो गया, एफ एन हो गया, अब पूरे का मोड ले लेते हैं साथ में। यह 2.4 इंटू 10⁻39। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स इज दिस मच अमाउंट टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से कूलम्बिक फोर्स इतना ज़्यादा है। ये तो एग्जांपल एक दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए लिया, किसी भी दो मासिव बॉडी के लिए अगर आप लेते हैं कि कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपके पास कूलम्बिक फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो आपका कूलम्बिक फोर्स इससे हमेशा ज़्यादा होगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो कूलम्बिक फोर्स है कितना ज़्यादा, 10⁻39, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंने इसके कंपेरिजन में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो यही इसका सिग्निफिकेंस हो गया। तो इसी को आज को हम लिख सकते हैं। सो इट इंडिकेट्स, रेशियो भी लिख दीजिए क्या था, GMP। So the given ratio indicates that Coulombic force
इज मच स्ट्रॉन्गर देन, वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन, या मच स्ट्रॉन्गर देन, मच, वेरी कर दे चुकी बहुत ज़्यादा, वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एफ ई इज दिस टाइम्स एफ एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ई जो है मैग्नीट्यूड वाइज 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स एफ एन, एफ एन का इतना गुना ज़्यादा है एफ ई आपका। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 1.3 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि जब बड़ा चार्ज की बात करते हैं, बड़े चार्ज के लिए हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड है, उसके बारे में बताइए। दूसरा है कि जब हम लार्ज चार्ज की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं, क्यों। तो हम पहले ए वाला पार्ट लेते हैं। देखिए बेसिकली जो क्वांटाइजेशन है ना, क्वांटाइजेशन वर्ड है वो क्वांटम मतलब क्लासिकल चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ जो क्वांटम का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि आपका जो कोई भी चार्ज है, किसी बॉडी का जो चार्ज है वो डिस्क्रीट लंप्स में होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है टुकड़ा, लंप का मतलब है वही पीस ऑफ स्मॉल थिंग ऑफ सॉलिड ऑफ एनी साइज और शेप। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी ऑलवेज कम्स इन discrete lumps or integer multiple of basic unit of charge of electron। इसका मतलब यही है कि एक मिनिमम चार्ज आपके पास मतलब है हमारे पास, उससे फ्रैक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मिनिमम चार्ज बेसिक यूनिट माना गया, और जो भी बॉडी में चार्ज होगा उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसी को लिखते हैं पहले, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज comes only in discrete lumps। डिस्क्रीट क्या है, टुकड़ा, इंडिविजुअल सेपरेट चीज। डिस्क्रीट का मतलब वो सेपरेट, अलग अलग। ठीक है, लंप का मतलब वो एक छोटा टुकड़ा। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट, अलग अलग, और लंप का मतलब एक छोटा टुकड़ा, पीस ऑफ समथिंग सॉलिड ऑफ एनी साइज और शेप। ठीक है, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स ओनली इन डिस्क्रीट लंप्स, और इसी का मतलब हुआ कि इंटीग्रल, डिस्क्रीट लंप का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल या इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा उसको हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसको माना गया है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, उसके इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए बेसिक अब क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, इसको हम प्लस ही कहते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, इसको माइनस ही कहेंगे। अब मान लीजिए चार्ज ऑन कार्बन लेते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल,
मतलब न्यूक्लियस मान लेते हैं। कार्बन ऐसे अगर एज एटम लीजिएगा तो वो न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा उसमें। अगर हम कहें कार्बन न्यूक्लियस का क्या चार्ज, न्यूक्लियस, ये कार्बन न्यूक्लियस का, तो कार्बन न्यूक्लियस में कितने हैं, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, नाम से ये क्लियर है। अब कार्बन न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, +6 इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी है, अब मतलब ऐसा आपके पास नहीं आएगा कि आप कह देंगे कि हमारे पास किसी बॉडी में चार्ज हाफ ही है या किसी में बॉडी में चार्ज हमारा 1.3 ही है, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा चार्ज किसी बॉडी का तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको मैं बता दूँ इस लेवल पे कि आगे आप पढ़ेंगे क्वार्क की चीज होता है, क्वार्क। क्वार्क क्या होता है, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बना होता है, मतलब जिस क्वार्क से मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। तो क्वार्क का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शनल चार्ज होता है, लेकिन उससे इस कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि वो आपके पास फ्री क्वार्क एग्जिस्ट नेचर में नहीं करेगा। जब भी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में ही होगा। फ्री क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस बात को भी लिख देते हैं कि एक्चुअली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स। क्वार्क्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। क्वार्क्स क्या है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बेसिक यूनिट मानते थे, तो प्रोटॉन भी किसी चीज़ से मिलकर बना है, तो हमारे लिए अब क्वार्क क्या हो गया, प्रोटॉन से भी ज़्यादा बेसिक हो गया, ठीक है। 3 क्वार्क्स विच कैरी फ्रैक्शनल चार्जेस। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ कहा कि फ्रैक्शनल चार्ज नहीं होता, तो फ्रैक्शनल चार्ज होता है लेकिन इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। विच कैरी फ्रैक्शनल चार्जेस, कितना चार्ज होता है क्वार्क का, क्वार्क में अप डाउन ये +-2 3 अप डाउन बॉटम टॉप, इससे ढेर सारे होते हैं बट यहाँ पे हम 3 बेसिक की बात करेंगे। 6 होता है, तो ये +-1/3 इलेक्ट्रॉन और +-2/3 अप डाउन स्ट्रेंज। तो यहाँ पे अप डाउन वगैरह रहेगा। आप आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन में कितने कौन कौन सा होगा, प्रोटॉन में कौन कौन सा होगा चार्ज, UDD या UUD, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। वो अभी आप मत समझिए, उसको मत सोचिए। सिर्फ इतना जानिए कि फ्रैक्शनल चार्ज के बारे में चर्चा की है, इसलिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 3 क्वार्क से, ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। अप डाउन डाउन या अप अप डाउन, ठीक है। तो और उनका चार्ज जो होता है फ्रैक्शन में होता है, एक का है 2/3 1/3 होता है। हाउएवर free quarks do not appear, free quarks do not appear to exist in the nature, to exist in the nature, in nature, and in any event, and in any event this does not alter, this does not alter the fact that the fact that charge is quantized, charge is quantized। किसी भी तरीके से फ्रैक्शनल चार्ज हमारे इस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करता है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में फ्री। इट मेयरली मतलब सिर्फ रिड्यूसेस
द साइज ऑफ बेसिक यूनिट, द साइज ऑफ बेसिक यूनिट, जहाँ बेसिक यूनिट हमारा प्रोटॉन था अब क्वार्क हो जाएगा, तो साइज का उससे छोटा होगा, जो कि 3 मिल के बना है। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। उस लाइन में हमें ये कहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपका किसी बॉडी क्वांटाइज का मतलब है कि वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, मतलब बी वाले सेक्शन में। बी में क्या कह रहा था कि अगर चार्ज बड़ा चार्ज लें तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं। क्यों? देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो है 1.6 10⁻19 कूलम। ये बहुत 10⁻19 है, बहुत छोटा है। प्रैक्टिकल लेवल पे जिस चार्ज की हम बात करेंगे तो इससे काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास ज़्यादा चार्ज होगा तो उसको हम एज अ डिस्क्रीट नहीं मान के उसको हम ये क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट इग्नोर करते हैं कि चलो जैसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास जब करंट में फ्लो करे इतना नंबर होगा कि आपको लगेगा कंटिन्यूसली फ्लो है। ऐसा तो नहीं कि करंट आया फिर बीच में गैप हो गया फिर आया फिर, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा होता है कि वो लगता है कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है। उसी बात को हम लिखते हैं, दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करें, दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज is extremely small। ठीक है, बहुत छोटा है। so for the practical purpose so for the practical purpose का मतलब क्या हो गया, हम माइक्रोस्कोपिक जो बात करें, ये जो स्मॉल है मतलब माइक्रोस्कोपिक है, ये मैक्रोस्कोपिक मैंने बड़े की बात कर रहे हैं, और माइक्रोस्कोपिक में बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल का, माइक्रोस्कोपिक स्केल। practical purpose it is usually appropriate to ignore quantization altogether, ठीक है, हम बड़े चार्ज की बात करते हैं तो छोटा चार्ज है तो ढेर सारे चार्ज एक साथ आपके होंगे तो वो लगेगा ही कंटिन्यूस की तरह है। जैसे एग्जांपल में समझिए, एक और एग्जांपल आपको इसके लिए हम, जैसे वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या है, वाटर में आपको पता है H2O है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन वाटर में जब भी आप एक बड़ा जो अमाउंट हम वाटर यूज़ करते हैं लेते हैं वो क्या लगता है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ है कि वाटर टू रियली consists of discrete lumps, मतलब molecules, discrete lumps molecules, yet if we are dealing with large quantities of it। देखिए, लार्ज स्मॉल का मतलब, स्मॉल मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब 10⁻19 16 14 ऐसे एटॉमिक लेवल से भी कम में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो स्मॉल हो गया। लार्ज मतलब क्लासिकल लेवल पर 1 ग्राम 2 ग्राम इस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर 2 मीटर, वो हमारा आ गया। लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ इट we can treat it as continuous, we can treat it as continuous fluid, continuous
कंटिन्यूअस फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। देखिए, 5th क्वेश्चन कहता है when a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with laws of conservation of charge. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों चार्ज हो जाता है, और ऐसा और कई चीज़ों के साथ होता है, जैसे एबोनाइट और बिल्ली का फर जो है, बिल्ली का रोया वाला बिल्ली का खाल है, उसको रगड़ते हैं, तो और भी कई पेयर्स है इसमें ये फिनोमिना होता है। तो इसमें आप बताएं कि जो क्या ये स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से है, क्या उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है, या उस चार्ज ऑफ कंजर्वेशन से कंसिस्टेंट ही आपको शो करना है, या लॉजिकली शो दिखाना है। ठीक है, चलिए पहले हम चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे ये जो हमारा ग्लास रॉड और सिल्क वाला रब करने से जो अपीयर हो रहा है चार्ज, वो इससे कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, ऐसे तो आपके 12th के लेवल पे हम एक लाइन लिख के ख़त्म कर सकते थे कि चार्ज जो है आपका ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है। सिंपल स्टेटमेंट जो आपका चार्ज का। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में आप, ताकि आगे इंटरेस्ट आपका बने, तो उसके हिसाब से चार्ज कंजर्वेशन दो तरीके का हो सकता है। एक ग्लोबल, पहला जो है ग्लोबल चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। ग्लोबल चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या, वैश्विक, मतलब चार्ज पूरे ब्रह्मांड में या पूरी दुनिया में कहें तो कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स का जो है वो कंजर्व रहेगा। इसका स्टेटमेंट होगा टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, ग्लोबल मतलब वैश्विक चार्ज संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण है, कांस्टेंट रहता है। टोटल पूरे यूनिवर्स का, पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो टोटल चार्ज वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक जगह अगर चार्ज, यहाँ पे मान लीजिए आपके हजारीबाग में चार्ज अगर डिसअपियर हो रहा है और वो इंस्टेंटली उसी समय जाके रांची में अपीयर हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ हुआ वो वहाँ अपीयर हो गया, मतलब आपका चार्ज गायब नहीं होना, वो कहीं ना कहीं अगर इस एक ब्रह्मांड के एक हिस्से में अगर चार्ज डिसअपियर हो रहा है तो इंस्टेंटली ब्रह्मांड किसी और हिस्से में शायद वो चार्ज अपीयर हो रहा होगा। तो मतलब टोटल ये आप समझिए कि पूरे यूनिवर्स का चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। बट ये ग्लोबल कंजर्वेशन वो आपको नहीं पढ़ना है, आपका लोकल कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है वो इसके आंसर में आएगा। ठीक है, हम यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो रॉड की बात कर रहे हैं, कपड़े रॉड की बात कर रहे हैं, तो लोकल ही है। तो लोकल मतलब स्थानीय, तो लोकल कंजर्वेशन का स्टेटमेंट लिखते हैं, लोकल चार्ज कंजर्वेशन। तो लोकल चार्ज कंजर्वेशन का स्टेटमेंट क्या है? लोकल चार्ज कंजर्वेशन कहता है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कहता है कि इफ द टोटल चार्ज इन सम वॉल्यूम, इफ द टोटल चार्ज in some volume changes, then exactly the amount of charge changes, then exactly the amount of charge must have passed in
और आउट थ्रू द सरफेस, क्या कह रहा है कि अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज अगर चेंज कर रहा है, ठीक है, किसी वॉल्यूम में अगर चार्ज चेंज कर रहा है, इसका मतलब जितना चार्ज चेंज हुआ उतना या तो उसके अंदर आया या उससे बाहर गया, तभी वो चेंज करेगा, वैसे चेंज नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट को और थोड़ा सिंपल करके अगर लिखना चाहते हैं आपकी, तो आपके हिसाब के लेवल पे, 12th के लेवल पे, तो उसको हम लिख सकते हैं लोकल चार्ज कंजर्वेशन। ग्लोबल वाला आपका नहीं करना है, आपको लोकल पे ध्यान देना है। और सेम चीज़ को थोड़ा सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। ये एक तरह से ग्लोबल वाला पार्ट भी हो गया, इसमें आ गया। चार्ज जो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये दोनों का मिक्स शायद कर सकते हैं आप। डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट कैन बी transferred from one body to one body to other body, one body to other body। देखिए इस स्टेटमेंट में आपका दोनों आ गया। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब है यूनिवर्स में चार्ज आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा। चार्ज अगर एक जगह डिसअपियर हो रहा है दूसरी जगह अपीयर हो रहा है, मतलब ये वाला आ गया। फिर है कि ये ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब एक चार्ज से दूसरे चार्ज में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है। इफ़ द टोटल चार्ज इन सम वॉल्यूम चेंजेस देन एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ चार्ज मस्ट हैव पास्ड इन और आउट ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो बेसिकली आप उसको उतना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ ये लाइन अगर आप लिखते हैं तो चलेगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, ये हुआ सिर्फ कंजर्वेशन लॉ। अब हमको ये साबित करना है कि अगर एक ग्लास रॉड, देखिए कहा क्या रहा है क्वेश्चन में, एक ये ग्लास रॉड है, ठीक है, इसको एक सिल्क के रुमाल से रब किया गया, रगड़ा गया, ये ग्लास रॉड है। और ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, इसे जब रगड़ते हैं, पहले ये भी न्यूट्रल है, इनिशियली क्या है, इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल, दोनों जो है बोथ आर न्यूट्रल। ठीक, जब रगड़े उसके बाद से आफ्टर रबिंग, glass rod with silk cloth, both are become charged, both becomes charged। अब देखिए यही भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी आपने कहा कि चार्ज ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट यहाँ अभी इनिशियल कुछ था नहीं, यहाँ पे चार्ज आ गया दोनों में, इसका मतलब चार्ज क्रिएट हो रहा है, कह सकते हैं। तो ये फिर चार्ज कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर की चीज़ों को समझिए। इसमें क्या है कि हर एक एटम में क्या होता है, एटम कैसे बना है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। अब हर एक बॉडी में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हर एक एटम का है। हर एक एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा, तो हर एक एटम न्यूट्रल होगा। और चूंकि ये पार्टिकल ये एटम से मिलकर बना है, ये दोनों, तो आपके न्यूट्रल होने चाहिए दोनों। ठीक है, इसमें एज्यूम करते फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए हम इसको नॉन कंडक्टिंग मान रहे हैं और मान रहे हैं कि न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे तब भी आपके पास वो, जब तक चार्ज वो पास नहीं तब भी वो न्यूट्रल ही है, ऐसा नहीं कि वो कंडक्टिंग हो जाएगा।
ठीक है, मतलब चार्ज, कंडक्टिंग नहीं, चार्ज हो जाएगा। तो अब जब रब करते हैं, जब हमने दोनों को रब किया तो क्या होता है, ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के रुमाल में चला गया, जो क्लोथ्स है उसमें चला गया। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। मतलब अगर मान लीजिए जो 5 अगर नंबर था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 5 4 का रेशियो हो गया, 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। ठीक है, मतलब ये इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ा उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्रिएट नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। टोटल सिस्टम का अगर टोटल वॉल्यूम में लेते हैं, इस पूरे को एक सिस्टम माने, वॉल्यूम माने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही है। हुआ क्या है, सिर्फ यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो गया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये कंसिस्टेंट है। कंजर्वेशन तो कही रहा है हमारा कि ट्रांसफर हो सकता है चार्ज का, तो ट्रांसफर का चार्ज वो टोटल वॉल्यूम में हमारे पास चार्ज है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसी बात को हम लिखते हैं। ठीक है, ये उसी चीज़ को हमने लिख दिया। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड आर ट्रांसफर्ड टू सिल्क क्लॉथ्स, हेंस ग्लास रॉड अटेन्स पॉजिटिव। क्योंकि ग्लास रॉड में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया। सिल्क क्लॉथ्स अटेन्स सब नेगेटिव, क्योंकि वहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे जा रहा है सिल्क में जा रहा है इसलिए वो नेगेटिव हो गया। एज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम और वॉल्यूम, मतलब कौन सा, ग्लास और रॉड और सिल्क क्लॉथ, टोटल सिस्टम ले या टोटल वॉल्यूम ले, तो इज जीरो। टोटल चार्ज जितना पहले था, चार्ज बिफोर रबिंग इज सेम एज द चार्ज रबिंग आफ्टर रबिंग। दिस इज ओनली देयर इज ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। टोटल सिस्टम का टोटल वॉल्यूम का हमारा जो चार्ज है वो कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, दस दिस फिनोमिनन इज कंसिस्टेंट विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना चार्ज क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। टोटल वॉल्यूम हमारा जो नेट चार्ज है वो जीरो ही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सिस्टम मिला के सेम ही है, इसलिए फिनोमिनन कंसिस्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर करेंगे आगे।